हेलो अगेन यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में क्लास 10th का हम लोग एपी का जितना भी है वो सारा का सारा ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति क्लास 10th के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इसका थ्योरी पार्ट को हम लोग पहले देख लें। क्षेत्रमिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है ये क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन है क्या। क्षेत्रमिति का डेफिनेशन कहता है कि गणित की भाषा का जिसके अंतर्गत विभिन्न ज्यामितीय आकृति, तो विभिन्न ज्यामितीय आकृति का मतलब हो गया जैसे वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, घन, घना, गोला, शंकु, बेलन एटसेट्रा, ये जितना भी आकृति है वो सारा का सारा आकृति हमारा क्या कहलाता है, तो ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति जैसे वृत्त, त्रिभुज, घन, घना, गोला, शंकु एटसेट्रा का परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन etc के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से परिमिति किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया क्षेत्रमिति का डिफिनीशन। अब बात उठता है कि क्षेत्रमिति का जनक किसको माना जाता है, तो क्षेत्रमिति का जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछ दे कि मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का जनक किसको मानते हैं, तो हम लोग आर्किमिडीज को मानते हैं। ये आपको किसी बुक में आर्किमिडीज मिलेगा, किसी बुक में कोई दूसरा मिलेगा, तो वैसे कोई परफेक्ट तो है नहीं, हम लोग मान करके चलते हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन का जनक अक्सर बहुत सारे बुक में देखा गया है कि आर्किमिडीज को माना गया है। अब बात उठता है कि मेंसुरेशन का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मापना। तो मेंसुरेशन का जो अर्थ होता है वो मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मापना। ये हमारा बहुत सारा आकृति है, इसी आकृति सब के बारे में हम लोग पूरा जो है इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे। परिमिति या परिमाप या परिधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। अब देखिए परिमिति है क्या, किसी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उस आकृति का परिमिति या परिमाप कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की तीन भुजा ए बी, बी सी और सी है। यहाँ पर जैसे आयत है तो इसकी चार भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। जैसे यहाँ पर वृत्त है तो इसका ये परिधि होगा। यहाँ पर परिमिति जो हमारा होगा, यहाँ पर तीन भुजा है ए बी, बी सी और सी है, यदि हम तीनों को आपस में जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परिमिति बन जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। और मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी और सी, मान लेते हैं इसका 5 सेंटीमीटर है, बी सी का 4 सेंटीमीटर है और सी ए मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमसे पूछा जाए कि परिमिति या परिमाप निकालिए, तो परिमिति या परिमाप जो हमारा हो जाएगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का मान हमारा 5 है, प्लस बी सी का मान 4 है और सी ए का मान 3 है। यहाँ पे होगा 4 3 7 और 5 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चतुर्भुज अर्थात आयत है ए बी, बी सी, सी डी और डी इसकी भुजा है, तो परिमिति या परिमाप हमारा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो एग्जाम्पल है वृत्त, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त को हम यहाँ से काट दें और काट करके हम फैला दें तो सीधा लंबा होगा। हम मान लेते हैं इसको काट करके ऐसे फैलाए तो इतना बड़ा हुआ, जिसको हम ए और बी मान लिए। तो यहाँ पर ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई होगा वो लंबाई हमारा क्या कहलाएगा, परिधि या परिमिति कहलाएगा वृत्त के लिए। अब यहाँ पर परिमिति का मात्रक हमारा होता है इकाई या यूनिट बोलते हैं, इकाई या यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर यदि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में हो तो परिमिति भी क्या होगा या परिमाप भी सेंटीमीटर में होगा। यदि मीटर में दिया रहे तो मीटर में होगा, किलोमीटर में दिया रहे तो किलोमीटर में होगा। यदि कोई यूनिट ना दिया रहे तो उस कंडीशन में हम परिमिति का मात्रक अपने मन से क्या ले लेते हैं, इकाई या यूनिट ले लेते हैं। अब है क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं एरिया। अब ये एरिया या क्षेत्रफल है क्या, उसके बाद आयतन या वॉल्यूम है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें।
कोई आकृति जितना स्थान छेदता है वह स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। कोई वस्तु या कोई आकृति जितना स्थान छेदता है वह स्थान उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे क्या है ये? वृत्त है। अब ये वृत्त है, तो अब देखिए इस वृत्त को यदि हम उस बोर्ड पे रखें तो कितना स्थान छेका? इतना स्थान छेका। ये इसका क्या कहलाएगा? तो क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब आप एक काम कर लीजिए, जैसे कोई एक बुक है, इस बुक को हम यहाँ पर रख दें बोर्ड पे, तो कितना जगह छेका उसने? इतना जगह छेका। जितना जगह छेका वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई, यूनिट स्क्वायर, या हम लोग शॉर्ट में कभी कभी यू स्क्वायर भी लिख लिया करते हैं। यू स्क्वायर में मापा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग परिमाप को किस में मापते थे? इकाई में। क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? वर्ग इकाई में। तब आयतन को किस में मापते हैं? घन इकाई में, यूनिट क्यूब या यू क्यूब हम लोग लिखा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज इतना जगह छेका हुआ है, जितना जगह छेका वो उसका क्या कहलाएगा? जैसे ये वर्ग है, वर्ग इतना जगह छेका हुआ है, यह क्या कहलाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे ये वृत्त है, वृत्त इतना जगह छेका, जितना जगह छेका वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अब है आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। किसी त्रिविमीय आकृति, अब आकृति दो प्रकार का होता है, एक त्रिविमीय और दूसरा द्विविमीय, 2 डायमेंशनल जो आकृति या फिगर, और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल फिगर या त्रिविमीय आकृति। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे चर्चा करते हैं। आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोले, किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान। यहाँ पर क्या था? द्विविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान। यहाँ पर क्या है? त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान को आयतन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल को किस में मापे? वर्ग इकाई में। यहाँ पर आयतन को हम लोग किस में मापते हैं? घन इकाई या यूनिट क्यूब या यू क्यूब में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिविमीय आकृति हमारा ये क्या है? तो घन है। इस घन में जितना जगह होगा वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। जैसे ये बेलन है, बेलन में जितना जगह है उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। जैसे शंकु है, तो शंकु में जितना जगह होगा वह जगह क्या कहलाएगा? हमारा आयतन कहलाएगा। तो ये इसका डेफिनेशन अर्थात परिभाषा का, किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरे स्थान को आयतन कहा जाता है। त्रिविमीय आकृति जितना स्थान छेदता है वह स्थान उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आप लोग क्षेत्रफल और आयतन समझ गए, इसको आप फटाक से लिख लीजिए। अब आकृति जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला द्विविमीय आकृति, जिसको हम बोलते हैं 2D फिगर। यहाँ पर D का मतलब होता है डायमेंशन, 2 डायमेंशनल फिगर। और दूसरा होता है त्रिविमीय आकृति, जिसको हम बोलते हैं 3D। D का मतलब होता है डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे यहाँ पर आप त्रिभुज को देखिए, वर्ग को देखिए और वृत्त को देखिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इस तीनों को ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है? तो 2D फिगर है। लेकिन यदि हम घन का बात करें, बेलन का बात करें, शंकु का बात करें, घनाभ का बात करें, गोला का बात करें, ये सारा हमारा क्या है? तो 3D आकृति है। अब यहाँ पे 2D आकृति और 3D आकृति को हम लोग पहचानेंगे कैसे? जैसे एक चीज देख लीजिए आप, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? 2D आकृति कहलाएगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल फिगर या त्रिविमीय आकृति। जैसे आप बोलेंगे हम इसको लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले और इसको ऊंचाई मान ले, तो आप यही ना बोलेंगे? तो हम बोलेंगे चल हट, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे इसको लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले और इसको ऊंचाई मान ले, तब पर भी हम फिर बोलेंगे चल हट। यहाँ पर आप तो बोलेंगे इसमें तो सर लंबाई यदि हम मान ले तो ना तो चौड़ाई है ना ऊंचाई है, तो हम फिर बोलेंगे चल हट। तब हम बोलेंगे क्या? तो इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर
जैसे इसको हम लोग बोलते हैं पोछना, आप लोग जो बोलते हो, इससे हम लोग बोर्ड साफ किया करते हैं। ये हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। यदि हम किसी एक पेज का चर्चा कर लें, तो पेज हमारा क्या है, तो 2 डायमेंशनल आकृति है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, यदि हम क्या करें, किसी पेज को हम बोर्ड पे रखें और यदि हाइट ना बढ़े तो हमारा 2D आकृति हो जाएगा। जैसे हम इसको बोर्ड पर रखें तो बोर्ड से क्या होगा, इतना ऊंचा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल आकृति हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम यदि इसको लंबाई मान ले तो ये भी लंबाई होगा, इसको चौड़ाई मान ले तो ये भी चौड़ाई होगा, तब ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये जितना मोटा है ना, मोटाई हमारा क्या हो, किसका काम करेगा, तो ऊंचाई का काम करेगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो वो हमारा 3 डायमेंशनल आकृति होगा। जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो वो हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल आकृति होगा। हमारे दैनिक जीवन में इस आकृति का बहुत अधिक उपयोग या यूज है। जैसे हम एक पेज ले तो पेज हमारा क्या है, तो 2D आकृति में होगा। लेकिन जब एक मोटा सा कॉपी या किताब ले लें तब हमारा क्या बन जाएगा, 3D आकृति बन जाएगा। जैसे हम एक आकृति त्रिभुज ले लें तो हमारा 2D आकृति होगा। हम आयत ले लें 2D आकृति होगा, वर्ग ले लें 2D आकृति होगा, वृत्त 2D आकृति होगा। लेकिन जब हम 3D आकृति की चर्चा करें, जैसे घन आप लोग जानते हैं, घनाभ 3D आकृति होगा, बेलन, शंख, गोला, ये सारा का सारा जितना भी आकृति है वो सारा का सारा आकृति हमारा क्या कहलाएगा, तो 3D आकृति कहलाएगा। जैसे गेहूं का ढेर देखे हैं वो शंकु है, वो भी 3D आकृति है। ग्लास बेलन है। बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग हम लोग 2D और 3D आकृति के रूप में अपने जीवन में उपयोग किया करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग 2D आकृति और 3D आकृति को अच्छा से समझ गए होंगे। इसको फटाक से आप लिख लीजिए। अब हम लोग वृत्त अर्थात सर्किल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे 10th में मेंसुरेशन चैप्टर। उसमें इस सब का बहुत अधिक यूज होता है, अर्थात जानकारी भी होना चाहिए। सर्किल किसी एक निश्चित बिंदु से, तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त। एक निश्चित बिंदु, तो निश्चित बिंदु हमारा ये है। अब आप क्या कीजिए, एक छोटा सा धागा ले लीजिए, ठीक है, उसमें पेंसिल लगा दीजिए, एक तरफ कांटी को ऐसे लगा करके ऐसे घुमाइए। अब जो आकृति बनेगा वो आकृति हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। वैसे हम लोग बचपन से ही प्रकार बॉक्स में जो कंपास और पेंसिल होता है उससे हम लोग बहुत सारे वृत्त बनाए हैं। जब लोगों के हाथ में बचपन में आया था प्रकार बॉक्स तो हम लोग खूब गोल 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 वृत्त बनाया करते थे। उस समय हम लोगों को पता नहीं था कि वृत्त है क्या, हम लोग सिर्फ गोल गोल बनाया करते थे। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं किसी एक निश्चित बिंदु से। तो यहाँ पर निश्चित बिंदु हमारा ये है, समान दूरी पर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 जितना भी दूरी है समान दूरी पर स्थित बिंदु। इसमें बहुत सारा बिंदु है। इस बिंदु का आपस हम क्या करें, मिला दें, तो मिलाने से जो आकृति बनेगा वह आकृति हमारा क्या कहलाएगा, तो वृत्त कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ये बिंदु का क्या है, तो बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब रास्ता। बिंदुपथ हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आकृति आपको दिख रहा है ये आकृति हमारा क्या है, तो वृत्त है। वृत्त में ये जो है ये निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये जो घेरा बना बिंदुपथ, इस घेरा को हम लोग घेरा या परिधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। केंद्र को सेंटर बोलते हैं। अब देखिए केंद्र को हम परिधि पर, तो अनंत बिंदु है, परिधि पर अनंत बिंदु है। किसी एक बिंदु को हम केंद्र से मिला दें स्केल की सहायता से, तो वो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं।
अब इसके बाद हम इस त्रिज्या को आगे यहाँ तक यदि बढ़ा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगे इसलिए हम ऐसे खींचे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो शायद आपको वृत्त समझ में आ गया। अब है वृत्त में केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। वृत्त में निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ये जो निश्चित बिंदु था, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र को O से सूचित किया जाता है। आप यहाँ पे बोलेंगे कि केंद्र का तो इंग्लिश होता है सेंटर, तो आप फिर O से क्यों लिखे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर परिधि का भी इंग्लिश होता है सारी क्यों फ्रेंड्स। यदि हम यहाँ पे C से सूचित करेंगे परिधि को, तो यहाँ पर सेंटर को भी यदि C से सूचित कर दे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे केंद्र का एक इंग्लिश ऑरिजिन भी होता है, ऑरिजिन का फर्स्ट लेटर O से ये बना हुआ है। तो केंद्र को हम लोग O से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। अब है परिधि। परिधि को हम लोग बोलते हैं सर्किम फ्रेंड्स। ये परिधि क्या है, तो वृत्त में बिंदुओं का बिंदुपथ से बने घेरा को परिधि कहा जाता है। अब देखिए ये जो है इसमें बहुत सारा बिंदु है, इसमें बहुत सारा बिंदु है। इसको यदि हम आपस में क्या कर दें, मिला दें तो एक घेरा बनेगा। उस घेरा को हम लोग क्या कहेंगे, तो वृत्त का परिधि कहेंगे। परिधि को हम लोग C से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। अब देखिए परिधि जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। अब है त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये त्रिज्या है क्या, तो इसका डेफिनेशन कहता है कि वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। मतलब ये हुआ, ये तो हमारा वृत्त है, तो वृत्त का ये हमारा परिधि है और ये केंद्र है। हम चूंकि जानते हैं कि हमारा परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारा बिंदु होगा, तो हम कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लें, परिधि पर किसी एक बिंदु और केंद्र, इसको हम किसी स्केल की सहायता से दोनों को मिला दें। ये जो बीच की दूरी होगा उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हमारा त्रिज्या OA है, जिसको हम लोग R लिख लेते हैं। यहाँ पर है कि त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। आपको परिभाषा समझ में आ गया। त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, R से। अब वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, तो कैसे अनंत त्रिज्या होती है। अब देखिए परिधि पर यहाँ पर भी कोई बिंदु होगा, यहाँ पर भी कोई बिंदु होगा, यहाँ पर भी कोई बिंदु होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो परिभाषा के अनुसार केंद्र को परिधि के किसी एक बिंदु, चलिए हम इसको मिला दें, ये भी त्रिज्या होगा, 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 ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, बहुत सारा त्रिज्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त में कितने त्रिज्या, अनंत त्रिज्या होती है। अब अगला है व्यास। व्यास को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। तो त्रिज्या की दुगुनी दूरी को व्यास कहा जाता है। तो अब देखिए हम जब इतना ढक लें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा त्रिज्या है। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, और पूरा दूरी जो हमारा होगा वो क्या होगा, व्यास होगा। या व्यास को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो, उस रेखा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। व्यास को हम लोग D या D, कैपिटल D या स्मॉल d से सूचित किया जाता है। यहाँ पर परिभाषा कहा कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी दूरी है, तो D बराबर क्या हम 2 गुना R लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया D बराबर 2R, या R बराबर यदि हम निकालना चाहें तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो R बराबर D/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। जिस प्रकार से वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, उसी प्रकार से वृत्त में अनंत व्यास भी होता है। जैसे ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा। मतलब हम जितना इसमें खींच सके बहुत सारा व्यास हो सकता है, अतः वृत्त में अनंत व्यास होता है।
व्यास जो है किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। अब देखिए जीवा क्या होता है, तो ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो ये भी जीवा होगा, 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 ये भी जीवा होगा और ये भी जीवा होगा। तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो हमारा क्या है, तो व्यास है। तो जीवा का परिभाषा कहता है किसी वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहेंगे, लेकिन व्यास जो होगा वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे वह हमारा क्या होगा, व्यास होगा, या त्रिज्या के दोगुनी दूरी को हम लोग व्यास कहेंगे। तो त्रिज्या और व्यास हम लोग किसको कहे, आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप फटाक से लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारे हाथ में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो वृत्त है। अब बताइए अर्धवृत्त है। अब बताइए ये हमारा क्या है, तो चतुर्थांश है। इस प्रकार से ये हमारा वृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है और ये हमारा क्या है, तो चतुर्थांश है। तो अब बारी बारी से हम लोगों को वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यदि ये वृत्त है तो ये हमारा क्या होगा, तो परिधि होगा। ये क्या होगा, ये वाला व्यास होगा। ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा इसको हम यदि ऐसे खोल दें तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, तो केंद्र कहलाएगा। ये केंद्र है, ये व्यास है, ये त्रिज्या है और ये जो घेरा है इस घेरा को हम लोग क्या कहें, परिधि। इसका परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो चर्चा करना है इसके क्षेत्रफल, परिधि सबके बारे में। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, ये हमारा क्या वृत्त है। वृत्त को हम लोग सर्किल बोलते हैं। ओ से लेकर के ए तक हमारा त्रिज्या है। यहाँ पे ये हमारा अर्धवृत्त है। ओ से लेकर के ए तक क्या हमारा त्रिज्या है। अर्धवृत्त को सेमी सर्किल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, चतुर्थांश, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। वृत्त के चौथे भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। और वृत्त किसको कहते हैं हम लोग पीछे देखें अभी तुरंत। तो वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त और वृत्त के चौथे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश को इससे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब देखिए अब जो है वृत्त का कुछ फार्मूला है। जैसे आपसे पूछा जाए कि वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास का मतलब ये पूरा लंबाई, ये पूरा लंबाई आपसे पूछा जाए तो त्रिज्या आपको दिया रहेगा। त्रिज्या को 2 से गुना कर दीजिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। वृत्त के व्यास का ये फॉर्मूला होगा। वृत्त की परिधि पता करना हो तो परिधि का मतलब क्या, आपको ये घेरा पता करना है। ये घेरा यदि आपको पता करना हो तो परिधि को हम लोग c सूचित करते हैं। परिधि बराबर फॉर्मूला बनेगा 2πr, या 2 × r को यदि हम व्यास बना दें 2r, हमारा d होता है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई × d। यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं। एरिया को हम लोग a से सूचित कर लें तो a बराबर फार्मूला होगा πr²। वृत्त की त्रिज्या यदि आपको पता करना हो, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो √अंडर क्षेत्रफल में पाई से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भी भागफल आ जाए वही आपका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो ये 4 वृत्त के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अर्धवृत्त, चतुर्थांश सबका क्या फार्मूला हम लोग आगे देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, जब आप पाई का चर्चा करें तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लिया जाता है। हम लोग आगे एक वीडियो पढ़ेंगे जिसमें पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है, पाई क्या है, पाई का मान 3.14 क्यों लेते हैं, पाई का को हम लोग परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, किसी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल बोलना पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
त्रिज्या कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसमें बोला सबसे पहले व्यास, तो व्यास का मतलब डी, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंसी और क्षेत्रफल का मतलब ए। ये 3 से हमसे पूछा जा रहा है। तो डी का फार्मूला क्या है, तो 2r, यहाँ पे 2, r का मान कितना, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर व्यास पता हो गया। अब देखिए परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यहाँ पे 2, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है, तो 7 है। यहाँ पे हमारा 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये हमारा परिधि हो गया। अब क्षेत्रफल बोला ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a बराबर πr², पाई का मान 22/7, r², त्रिज्या यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 22/7, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे 7 से 7 हमारा कटेगा और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर व्यास जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर लिखे हैं। हम लोग पढ़े हैं व्यास का मात्रक हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। परिधि भी एक लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया इसलिए। परिधि का मात्रक यूनिट स्क्वायर, जब आपको बोले थे जब सेंटीमीटर दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है, चतुर्थांश क्या है, यहाँ पर वृत्त से संबंधित क्या फार्मूला है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पाई का मान 22/7 या 3.14, ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। इसको आप फटाक से लिख लीजिए। अब हम लोगों को चर्चा करना है अर्धवृत्त, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्किल। अर्धवृत्त हम लोग कहते हैं किसको, तो वृत्त के आधे भाग को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है वो हमारा अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग है। यहाँ पे O हमारा केंद्र है, O से लेकर के A तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग R सूचित करते हैं। इसी प्रकार से O से लेकर के B तक की भी दूरी हमारा त्रिज्या होगा, जिसको हम R से लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी R। तो A से लेकर के B तक की जो टोटल दूरी होगा वो 2R होगा। 2R को हम लोग क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला है अर्धवृत्त की परिमिति या हमको परिधि यदि पूछा जाए तो ध्यान से देखिए, यदि ये पूरा वृत्त होता तो इसका परिधि क्या होता, 2πr होता। लेकिन ये वृत्त तो है नहीं, आधा है, तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे। लेकिन यदि इसको हम मिटा दें तो ये वाला तो जुड़ जाएगा, ये क्या जुड़ेगा, तो 2r जुड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि 1/2 वृत्त की परिधि प्लस 2 गुना त्रिज्या। तो 1/2 वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है प्लस 2 त्रिज्या हमारा r है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे πr प्लस 2r। क्या हम इस दोनों से r यदि कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 इंटू r, तो फॉर्मूला बन गया अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि बराबर पाई प्लस 2 इंटू r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि पता करना हो तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr² होता है, उसमें 2 से भाग दे दिए। यदि त्रिज्या दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, यदि व्यास दिया हो तो आप πd²/8 लगाइए। त्रिज्या पता हो तो ये फॉर्मूला, व्यास पता हो तो ये फॉर्मूला। तो त्रिज्या करें तो फॉर्मूला πr²/2 और यहाँ पर व्यास दिया है तो πd²/8, ये हमारा आंसर होगा। अब है चतुर्थांश, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त था, तो अर्धवृत्त का आधा या वृत्त का चौथा, अर्धवृत्त का आधा भाग या वृत्त के चौथे भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो यह हमारा परिभाषा है, वृत्त के चौथे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। यह चतुर्थांश का फिगर है। अब देखिए, यह हमारा चतुर्थांश है, इसको ढक ले तो अर्धवृत्त है, पूरा हमारा वृत्त है। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। यदि आपसे पूछा जाए ये क्या होगा, ये वृत्त का 3/4 भाग है, 3/4 पार्ट ऑफ
सर्कल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 3 पाई r स्क्वायर बट्टा 4 इस पार्ट का क्षेत्रफल होगा। तो अब चतुर्थांश के परिमिति या परिधि यदि आपको पता करना हो तो पाई प्लस 4/2 इंटू r होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि आपको पता करना हो तो पाई स्क्वायर बट्टा 4 या 1/4 पाई स्क्वायर, त्रिज्या दिया रहती है, फॉर्मूला लगाइए। जब आपको व्यास दे दे तो पाई d स्क्वायर बट्टा 16, ये हमारा क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा।